ओके जी। हम आज जो है ना इसको कवर करेंगे। हम ये देखेंगे कि बेसिक विंडो की ट्रबल शूटिंग कैसे की जाती है, प्रोसेस मॉनिटरिंग कैसे करनी है, ब्राउज़र की ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है, बेसिक नेटवर्किंग इसके ऊपर मतलब वाईफाई लैन है तो कैसे सेट होता है, डीएनएस क्या है, पिंग करके देखेंगे, ट्रेस करके देखेंगे, नेट के बारे में आपको बता दूंगा, पोर्ट फॉरवर्डिंग वगैरह क्या कैसे काम करती है, और टेलनेट हम विंडो से कैसे कर सकते हैं या ब्राउज़र इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जी विंडोज़ के ऊपर जो है बेसिक ट्रबल शूटिंग क्या है। तो हमारे पास वैसे तो हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर कोई प्रोग्राम वगैरह क्रैश हो रहा होगा तो वो सामने नज़र आ जाता है। अदरवाइज़ हमें देखना है कि यार इसके ऊपर प्रोसेस क्या चल रहा है। तो टास्क मैनेजर के ऊपर मैं जाऊँगा, तो यहाँ पर मेरे पास विंडोज़ का जो है ना वो फुल फ्लैश जो भी उसके ऊपर प्रोसेस चल रहे हैं वो क्या सीपीयू ले रहे हैं, क्या मेमोरी ले रहे हैं, और अगर हमने उस टास्क को एंड करना है तो वो सारा कुछ यहाँ पर हमें नज़र आ रहा होता है। उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर नज़र आ रही होती है विंडोज़ की कि क्या चल रही है। यहाँ पर लाइक मेरे पास अभी इस टाइम पे मेरा सीपीयू चल रहा है, मेरी मेमोरी आ रही है, मेरे पास डिस्क कौन सी लगी हुई है, ईथरनेट के ऊपर क्या ट्रैफिक चल रही है, ये सारा कुछ यहाँ पर आ रहा है। तो अभी इस टाइम पे मेरे पास सीपीयू मेरा ऑलमोस्ट अराउंड 35 इतना चल रहा है। मेरी मेमोरी मेरे पास इस टाइम 16 GB है, तो उसमें से 9.9 GB या 62% यूज़ हो रही है। तो ये सारे रिसोर्सेज का एक समरी यहाँ पर दे रहा है। हमें यहाँ से पता चल सकता है कि हमारा सिस्टम चोक तो नहीं कर रहा, लाइक कोई चीज़ 100% पे तो नहीं की गई, डिस्क 100% पे हो सकती है, रीड राइट उसका। तो उसके बाद मेरे पास रैम मेरी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, मेरे पास प्रोसेसर बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। तो उस केस में आपके पास जो प्रोसेस हैं आपके वो चलना स्टक हो जाते हैं, या प्रोसेस चीज़ हो रही होती है लेकिन स्लो स्लो हो रही होती है। प्रोसेस सारे आप यहाँ पर देख देख सकते हैं, जितने भी प्रोसेस मेरे पास चल रहे हैं। और फिर वन बाय वन यहाँ पर प्रोसेस है उसका, वो प्रोसेसर की या यूजेज वो क्या ले रहा है। यहाँ पर मेरे पास सीपीयू की मेमोरी की यूजेज क्या ले रहा है यहाँ पर आ रहा है। लाइक मेरा क्रोम अभी इस टाइम पे खुला हुआ है, तो मेरे पास क्रोम के 57 टैब्स मैंने खुले हुए हैं। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो मेरे पास ये 57 टैब्स खुले हुए हैं, और हर टैब के ऊपर क्या मेमोरी ले रहा है और कितना सीपीयू ले रहा है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब मैंने अपने एक पीसी के ऊपर इस पीसी के ऊपर लाइक 57 टैब्स इसके खोले हुए हैं। मेरे पास एक फ़ोन चल रहा है, मेरे पास नोट पैड चल रहा है, इस तरह से मेरे पास बाकी ये चीज़ें चल रही हैं। बाकी विंडोज़ के जितने भी प्रोसेस हैं लाइक इस विंडोज़ को रन करने के लिए जो ज़रूरी हैं वो सारे के सारे यहाँ पर चल रहे हैं। और इसी से हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। लाइक मेरे पास, मैं अगर सीपीयू को सॉर्ट करता हूँ तो मेरे पास सीपीयू सबसे जो हाई ले रहा है वो इस टाइम पे क्रोम ले रहा है मेरा, तो वो यहाँ पर सॉर्ट हो गया है। इस तरह से मेमोरी को सॉर्ट करता हूँ तो मेरे पास मेमोरी की सॉर्टिंग आ जाएगी कि मेमोरी जो सबसे ज़्यादा हाई चल रही है या लो चल रही है वो। डिस्क यूटिलाइजेशन मेरी क्या चल रही है। मोस्टली ये भी होता है कि सिस्टम की डिस्क जो है वो आपकी बिल्कुल ही समझ जो हार्ड डिस्क है उसके ऊपर रीड राइट बहुत स्लो चल रहा होता है, तो उस केस में भी आपका सिस्टम चोक होगा। वो भी आपने देख लेना है कि किस तरह से हम यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा कि डिस्क आपकी 100% पे चल रही है, 80-90% पे चल रही है, तो आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस लो होगी। तो ये तो था कि हम किस तरह से सिस्टम के ऊपर विंडोज़ के ऊपर जो प्रोसेस चल रहे हैं और वो कितनी रैम सीपीयू ले रहे हैं वो हम देख सकते हैं। और अगर किसी प्रोसेस को आपने किल करना, लाइक मैं अपने सारे क्रोम ब्राउज़र्स को या किसी एक पर्टिकुलर ब्राउज़र को जाके उस एक टैब को जाके मैं बंद करना चाहता हूँ, तो यहाँ इस पर क्लिक करके मैं एंड टास्क कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है यार मेरा कोई प्रोसेस स्टक हो गया यहाँ पर, तो मैं यहाँ से उसको एंड टास्क कर सकता हूँ ताकि ये वाला टास्क जो मेरा चल रहा है ये बंद हो जाए, एक पर्टिकुलर टास्क। या फिर मैं अगर पूरा ग्रुप बंद करना चाहता हूँ तो मैं उसको कर सकता हूँ कि यहाँ मैं क्लिक करूँ और पूरा ग्रुप ही बंद करना। ओके जी। नेक्स्ट, मैंने इसके अंदर आपको ये प्रोसेस मॉनिटरिंग बता दी है। और ब्राउज़र ट्रबल शूटिंग अंदर आ जाते हैं। तो ब्राउज़र ट्रबल शूटिंग के अंदर आपके पास यहाँ पर ये लाइक मैं एक ब्राउज़र के ऊपर हूँ, तो इसका मैं एक नया टैब खोलता हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास कुछ एक्सटेंशन हैं यहाँ पर सारी की सारी। उसके बाद इसके अंदर मेरे पास जो साइट में खोल रहा हूँ, लाइक मैं हेल्प डेस्क का एजेंट पैनल मैंने खोल लिया है। इसके ऊपर हमने देखना है कि इसके ऊपर क्या कुछ है। इस साइट के ऊपर मेरे पास एसएसएल लगा हुआ है, एसएसएल सॉरी एसएसएल मेरे पास लगा हुआ, और एसएसएल मेरे पास वैलिड है या नहीं है वो यहाँ से आपको नज़र आ सकता है।
उसके बाद ही मेरे पास इसकी कुकीज़ वगैरह अगर कोई इन यूज़ हैं तो वो हैं। इस साइड की सेटिंग, यहाँ से अगर कोई एडवांस लेवल की सेटिंग करनी है तो वो बेसिक अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास इसके ऊपर जो दो चीज़ें अलाउ मैंने की हुई हैं, क्या है कि माइक्रोफोन मेरा इसके ऊपर अलाउ है, इसको मैं ब्लॉक कर सकता हूँ या अलाउ कर सकता हूँ। यहाँ पर आज डिफ़ॉल्ट के वो हर दफ़ा मेरे से पूछ ले कि इसने आपने क्या करना है। नोटिफिकेशंस हैं, नोटिफिकेशन मैंने इस साइट के अगेंस्ट बंद किए हुए हैं कि जब भी मेरे पास इसके ऊपर कोई चीज़ हो तो इस ब्राउज़र के ऊपर इस साइट के अगेंस्ट मेरे पास नोटिफिकेशन ना आए। फर्दर अगर मैं साइट सेटिंग में जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर सारी की सारी इसकी सेटिंग्स आ रही हैं। अभी ये इस साइट के अगेंस्ट हैं कि क्या है, लाइक मैं किसी भी साइट के अगेंस्ट ये सारी सेटिंग्स ऑन ऑफ कर सकता हूँ जो भी हमें रिक्वायर्ड होती है। फर्दर इसके ऊपर मेरे पास जब मैं इसको अगर लॉगिन करता हूँ तो मेरे पास मीडिया की परमिशंस आ जाती हैं। लाइक मैंने कोई कॉल इसके ऊपर अगर इनिशिएट की है, अगर मैंने कोई कॉल इनिशिएट की है तो जैसे ये कॉल मिलेगी तो मेरे पास अभी यहाँ पर आप देखें कि इस पेज के ऊपर मीडिया की परमिशन आ रही है कि माइक है, माइक अलाउ है। अदरवाइज अगर माइक अलाउ ना होता, मैं इसको आज डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा कि आप इसको अलाउ करें, आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अगेन वही साइट की सेटिंग्स हैं, यहाँ पर आपके पास जो मल्टीपल साइट्स हैं उनके ऊपर आपने कौन सा माइक आपने किया हुआ, लाइक मल्टीपल माइक्स हो सकते हैं, उनमें से आपने कौन सा अपने सिस्टम के ऊपर जो है वो लगाना है, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मेरे पास मल्टीपल साइट्स के ऊपर ये माइक जो है ना वो अलाउ हुआ है। ओके, नेक्स्ट मेरे पास आ गया है, सॉरी एक जो चीज़ मैंने यहाँ पर आपको मिस कर गया, अगर मैं यहाँ पर F12 करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कंसोल के कुछ लॉग्स मुझे नज़र आएंगे इस साइट के अगेंस्ट, लाइक जो भी मैंने साइट अभी इस टाइम खोली हुई है और उसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर कंसोल के लॉग, और ये तब से होते हैं जब आप इस साइट के ऊपर F12 आप करते हो या आप इंस्पेक्ट करना शुरू करते हो, उसके बाद के जो लॉग आ रहे होते हैं वो वहाँ आते हैं। रियल टाइम लॉग आपको दिखा रहा होता है, कोई इसने अपने पास कैश करके नहीं रखा होता कि वहाँ से आप पुराने लॉग्स देख सकें। मुझे कोई चीज़ ट्रबल शूट करनी है तो आपने कंसोल लॉग साथ खोल लेंगे सेपरेट विंडो पे। उसके बाद अगर यहाँ पर कोई लॉग आ रहा है तो उसके अगेंस्ट आप नेटवर्क का उसका वो देख सकते हैं कि उसकी क्या क्यूरी चल रही थी, लाइक डेटाबेस की क्यूरीज वगैरह हैं, तो वहाँ पर आपको नेटवर्क टैब में जाके पूरा आपको एक व्यू दिखा देगा कि क्या क्यूरी चल रही है, ये कोई एरर आया है तो वो दिखा देगा। अभी लाइक मेरे पास ये एक अगर क्यूरी नेटवर्क की आई है तो यहाँ पर मैं देखूँ तो इसके इसके हेडर्स हैं कि हेडर के अंदर हम क्या कुछ भेज रहे हैं। मल्टीपल हेडर्स हो सकते हैं, फिर मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं हेडर्स के अंदर, और इसी तरह से उसका प्रीव्यू हो सकता है, उसके प्रीव्यू में क्या आया है, उसका रिस्पांस हो सकता है। लाइक इस रिस्पांस के अंदर लाइक कोई डेटाबेस की क्यूरी होती है और वो एरर दे देती है तो यहाँ पर आपको वो बताएगा कि आपने क्या उसका रिस्पांस आया है, और वो क्यूरी पूरी की पूरी प्रिंट हो जाती है। अगर यहाँ पर कोई हमने डेटाबेस क्यूरी प्रिंट की है, प्रीव्यू के अंदर या रिस्पांस के अंदर आपको डाटा भी आ सकता है कि डाटा अगर आया है तो उसने क्या डाटा आपको रिटर्न किया है, वो डाटा आप देख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पास बेसिकली लिस्ट हो रही होंगी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास है बेसिक नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। तो बेसिक नेटवर्क की ट्रबल शूटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, या नेटवर्क बेसिकली विंडोज़ के ऊपर हम कैसे लगा सकते हैं, वाईफाई या लैन दोनों केसेस में आईपी कैसे देते हैं। तो आपके पास विंडो 7 है या विंडो 10 है, दोनों केसेस में यहाँ पर आपके पास नेटवर्क का जो है ना वो आइकन आ रहा होता है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो आप ओपन नेटवर्क एंड सेटिंग्स, विंडोज़ 10 में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ लेके आता है, और विंडोज़ 7 के अंदर बेसिकली इस तरह का व्यू आ रहा होता है आपके पास। नेटवर्क एंड शेयरिंग के अंदर मैं कंट्रोल पैनल में जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर है, यहाँ पर मैं जाता हूँ तो मेरे पास ये आ गया, और उसके बाद मेरे पास ये इंटरफेस कार्ड आ गई। यहाँ पर अगर मैं चेंज राउटर सेटिंग में जाता हूँ तो मेरे पास अगेन वही यहाँ पर व्यू खुल गया जो विंडोज़ 7 के अंदर आपको नज़र आता है। विंडोज़ 10 में आपको बाय डिफ़ॉल्ट बैक वाला व्यू नज़र आ रहा होगा, ये वाला। यहाँ पर आप क्लिक करके डायरेक्टली आप उसके ऊपर जंप इन कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास जितने भी कार्ड लगे हुए हैं, लाइक मेरे पीसी में बहुत ज़्यादा हैं, तो वर्चुअल्स भी कुछ लगे हुए हैं, तो मेरे पास अभी इस टाइम पे ये कार्ड मेरा चल रहा है और मेरा वाईफाई कार्ड यहाँ लगा हुआ है। तो इसके ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो इसका स्टेटस मैं देख सकता हूँ। यहाँ से डिटेल पे जाऊँगा तो मुझे इस कार्ड के अगेंस्ट आईपीज़ बता देगा कि क्या लगे हुए हैं, मेरा आईपी क्या है,
DHCP एनेबल्ड था, और अगर स्टैटिक होगा तो यहाँ पर स्टैटिक लिखा हुआ आ रहा होगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे मेरा क्या है, IP DHCP कहाँ से उठा रहा है, DNS मेरा क्या है, वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो मैं सिंपल यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करूँगा, और उसके बाद IPv4 के ऊपर जाके क्लिक करूँगा क्योंकि मेरे पास IP4 लगा हुआ है। अगर मैंने जाके इसके ऊपर मैं अभी तो DHCP से आ रहा था, मैंने स्टैटिक IP अगर वही डिफाइन करना है तो यहाँ पर मैं जाके यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस लिखूँगा, और मैं जाके अपना अब वही IP दे देता हूँ जो मेरे पास यहाँ पर पहले से चल रहा है, लाइक 50.135 आई थिंक सो। उसके बाद मेरा, अगर तो मैंने ये क्लास सी का IP लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्लास सी का सबनेट उसने उठा लिया। अगर मैं यहाँ 10.1.1 कर देता हूँ तो उसने यहाँ पर बेसिकली क्या करेगा, सॉरी इसको यहाँ मैं वापस करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी क्लास ए का IP लिखा है तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना खुद ब खुद ही वो क्लास ए का सबनेट उठा लिया। अब ये भी हो सकता है कि हम क्लास ए का कोई IP जो है वो इस सबनेट के साथ नहीं बल्कि इस सबनेट के साथ यूज़ कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, जहाँ सबनेटिंग हुई हुई है तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। उसका गेटवे जो भी है वो आप यहाँ डिफ़ाइन करें, और उसके बाद DNS डिफ़ाइन करें। DNS बेसिकली आप, ओके इसको बाद में देख लेते हैं। जहाँ पर आपने DNS लाइक गूगल का डिफ़ाइन कर दें आप, या आप जो भी आपका लोकल चल रहा है, लाइक मेरा लोकल इस टाइम पे ये DNS चल रहा है तो आप लोकल प्रेफर करेंगे। प्रेफर ये है कि आप लोकल जो है वो लगाएं, ताकि उसके ऊपर आपकी जो साइट्स हैं बाकी वो सारी की सारी ओपन हो अगर आपने कोई लोकल DNS रखा हुआ है तो। उसके बाद हम अगर एडवांस पे जाते हैं तो यहाँ पर मेरे पास जो भी एड्रेसेस इंटरफेस पे लगे हुए हैं पहले वो आ जाएंगे, मेरा गेटवे आ जाएगा। और अगर मैं कुछ सेपरेट जो मेरे पास DHCP का एड्रेस है वो, और उसके ऊपर मैं प्लस कुछ और देना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। DHCP के केस में ये डिसेबल्ड होता है, यहाँ आप कोई और एड्रेस नहीं दे सकते। लेकिन जब आप कोई स्टैटिक एड्रेस दे देते हैं तो आप मल्टीपल एड्रेसेस यहाँ पर और लगा सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव कि आप किस सबनेट का लगा रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर आप गेटवे भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो विद मैट्रिक्स होता है कि किस गेटवे के ऊपर जाना है। लाइक मल्टीपल गेटवेज हो सकते हैं आपके DHCP के ऊपर भी, तो वो भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। लाइक 1.1 कर दिया मैंने, एक एक एड्रेस ये मैंने दे दिया, मैं एक और एड्रेस दे देता हूँ। लाइक यहाँ पर मैं 20.20.20.20 दे देता हूँ, और मैं इसको कह देता हूँ कि जी ये मेरे पास लाइक 255.255.248, ये कुछ /29 का IP था, मैंने ये एक डिफ़ाइन कर दिया। तो मैंने यहाँ पर मल्टीपल एड्रेसेस दे लिए, अप टू 54 एड्रेसेस मैं यहाँ पर इस इंटरफेस के ऊपर दे सकता हूँ। DNS अगर विंडो के ऊपर आपने को फर्दर और DNS ऐड करना है तो वो यहाँ भी आप कर सकते हैं। ये विंडोज़ के DNS वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं जब आप डोमेन के साथ आप काम कर रहे हो तब। खैर मैं अभी के लिए इन एड्रेसेस को रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। ओके ओके, फर्दर आ जाता है मेरे पास यहाँ पर। इसको अगर आपने डिसेबल या अनेबल करना है तो वो आप कर सकते हैं। कई दफ़ा आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि आपका इंटरफेस कार्ड जो है वो नहीं चल रहा है या आपको मसला कर रहा है, तो आप उसे डिसेबल करके अनेबल करें ताकि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो सही हो जाए। या रीस्टार्ट अगर कभी आपको करनी पड़ जाती है क्योंकि विंडोज़ के ऊपर आपको इसके अलावा कोई लाग उस तरह से नहीं मिल रहे, या आप डायग्नोज कर लें तो ये भी इसके ऊपर बेसिकली आपको क्या करेगा, डायरेक्ट प्रॉब्लम करके उसको फिक्स का ऑप्शन दे देगा कि आप इसे फिक्स कर लें। तो आप वो भी चीज़ ट्राई कर सकते हैं अगर कहीं नेटवर्क में आपको मसला आ रहा हो। यहाँ पर कई दफ़ा आप एनेबल डिसेबल कर रहे होंगे तो आपको ये ऐसे डिसेबल नज़र आ रहे होंगे, तो उस केस में आप यहाँ से इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7 के अंदर यहाँ पर आपको स्टेटस अब शो नहीं कर रहा, आपने आप कर भी दिया है, एनेबल्ड भी है, लेकिन वो आपको शो नहीं कर रहा, तो वो आप यहाँ से रिफ़्रेश कर सकते हैं इसको। वाईफाई के ऊपर भी सेम सेटिंग्स होती हैं। वाई अगर DHCP चल रहा है तो वो खुद ब खुद IP उठा लेगा, रेदर देन आप अपना कोई मैनुअल IP दे सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम DNS पे। DNS के लिए बेसिकली अगर बात की जाए तो एक डोमेन नेम सर्वर है जो हमारा नाम, लाइक अभी इसके ऊपर में लिखा हुआ है docs.google.com। तो इसका IP अभी मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन मुझे इसका ये doc.google.com ये मुझे पता है कि ये मैं, या इसका नाम जो है वो मुझे याद है।
तो मैं अगर इसको जाके यहाँ पर लिखता हूँ, तब ये देखें मुझे इसके अगेंस्ट जब मैंने उसको पिंग किया तो मुझे वो किसी आईपी के अगेंस्ट मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है। तो डीएनएस क्या करता है कि इस blog.google.com के पीछे जो भी आईपी लगा हुआ है, जिस भी सर्वर पे ये चल रहा है, मुझे वो खुद ब खुद रिजॉल्व करके दे देगा। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं जाऊँ और जाके अपने ब्राउज़र में जाके आईपी लिखूँ। मैं जाके डायरेक्टली अगर google.com लिखूँगा तो मुझे खुद ब खुद ही जो डीएनएस है वो रिजॉल्व करवा के मेरे सिस्टम को बता देगा कि google.com कहाँ चल रहा है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास होस्ट नेम वगैरह होस्ट नेम लिखे होते हैं, लास्ट पे ये डोमेन है इसकी कि कौन सी है ये वाली, और फर्स्ट आपका होस्ट नेम चल रहा है, ये होस्ट नेम का सेक्शन है, और डॉट के बाद जो है वो आपके पास बेसिकली डोमेन है। तो ये अगर मैं इसके एंड पे आता हूँ तो यहाँ पर बेसिकली डॉट लिखा होता है इन एक्चुअल केस। डॉट यानी कि रूट सर्वर के ऊपर जाके ये इसको चेक कर रहा होता है। फर्दर मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर देता हूँ इसके ऊपर ही ट्रेनिंग के लिए, बल्कि पढ़ने के लिए, वो उसके ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से ये डिफाइन हुआ हो कि किस तरह से आपके डीएनएस के सर्वर्स चलते हैं, कैसे क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और कैसे वो आगे फर्दर उस तक पहुंचता है। ये क्लाउड फ्लेयर वालों का है, और अगर इसको हम देखते हैं तो इसने बड़े अच्छी तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि कैसे एक जो है क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है अपने राउटर को डीएनएस के लिए, और किस तरह से वो बेसिकली आगे लेके जाता है। इसने 8-9 स्टेप्स यहाँ पर बताए हुए हैं, ये बड़े अच्छी तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि ये लाइक एग्जाम्पल डॉट कॉम को हमारे पास डोमेन है, ये एक साइट है। तो सबसे पहले ये क्लाइंट है, उसने अपने राउटर को जो है वो डीएनएस रिजॉल्वर यहाँ पर जो पड़ा हुआ था लोकल, उसको उसने रिक्वेस्ट की। तो इसके साथ इसको पता था कि यार ये मैंने उसने किसी और सर्वर के ऊपर से जाके टू इस राउटर ने इस जो रूट सर्वर था उसको जाके रिक्वेस्ट की, उसने उसको रिस्पॉन्स किया, फिर इसने इसको एक टीएलडी सर्वर है मेरे पास, जिस आप टीटीएल भी आप जिसको कह सकते हैं, कि हमारे पास ये एक बेसिकली टाइम टू लिविंग सर्वर है, उसको उसने रिक्वेस्ट की, उसने उसको टाइम बताया वापस, फिर उसने एक और जहाँ पर जब उसने बता दिया, अब दोनों चीज़ें इसके पास आ गई, अब इसको पता है कि मेरे पास ये एग्जाम्पल डॉट कॉम के सर्वर पे चल रही है, ठीक है। अब वो उसको लेके उस एग्जाम्पल डॉट कॉम वाले सर्वर पे आ गया और 8 नंबर पे उसने उसको वापस बता दिया। नेक्स्ट टाइम पे जब ये कर रहा है तो ये रिक्वेस्ट अगर कर रहा है तो डायरेक्टली सर्वर पे ये जा रही है रिक्वेस्ट। डायरेक्टली सर्वर का मतलब ये है कि 9-10 के केस में यहाँ पर सर्वर पे क्यों भेज रहा है, क्योंकि इसने अब अपने पास कैश कर लिया यहाँ पर। तो एक दिन अगर किसी साइट का जितना बी टी टी एल लगा हुआ है उस उतने तक अगर आपने एक दफ़ा साइट अपने पास खोल ली है, आप डी एन एस दरमियान में से निकाल भी देंगे तब भी वो अपने कैश में से उठा उठा के उसको रिजॉल्व करता रहेगा। तो ये भी मोस्टली आपके पास जो टी टी एल है वो एक दिन का डिफाइन होता है, बहुत सारी साइट्स के ऊपर किसी के ऊपर कम भी हो सकता है। खैर इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा, ये फर्दर आपको काफ़ी इसके ऊपर जो है ना वो अच्छा इसके ऊपर लिखा हुआ है, और आर्टिकल भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। फर्दर हम आगे चलते हैं तो पिंग है। पिंग बेसिकली हम किसी भी अपना जो आईपी है उसके साथ कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम उसको जो है ना वो चेक कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आईसीएमपी प्रोटोकॉल इसको हम कहते हैं। और पिंग अगर मैं करता हूँ लाइक गूगल.com को मैंने पिंग करना है, मैंने देखना है कि जी गूगल मुझे पिंग हो रहा है ही नहीं हो रहा। मोस्टली क्या होता है कि नेट हमारा डिस्कनेक्ट हुआ और हम देख रहे होते हैं कि अच्छा हम गूगल को पिंग करके देखते हैं। तो मैंने पिंग किया, तो यहाँ पर मुझे उसने बताया कि जी ये इस आईपी को पिंग कर रहा है। लाइक अभी मेरा एक रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया है और मुझे उसने बता दिया कि जी ये एक पैकेट आपका ड्रॉप हुआ है, और उसके बाद 3 पैकेट टोटल उसने कितने पैकेट मुझे इसने मेरे पीसी ने सेंड किए हैं और कितने। अब यहाँ पर बेसिकली जो है वो क्या होता है कि आपने कई दफ़ा कंटिन्यूस आपने पिंग लगाना होता है, उसके लिए आप -T लिख देते हैं। -T जो है ना वो उसको ख़त्म नहीं करता। वैसे विंडोज़ 4 जो है वो पैकेट भेजती है, उसके बाद ख़त्म कर देती है। यहाँ पर ये कंटिन्यू इसको आप पिंग लगा के आपने किसी साइट के अगेंस्ट ये देखना है कि यार उसका टाइम आउट हो रहा है, टाइम आउट आ रहे हैं दरमियान में, तो आप कंटिन्यूस पिंग लगाना चाहते हैं विंडोज से, तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। वो कंटिन्यूस को पिंग करता रहेगा, जहाँ जहाँ टाइम आउट आएगा एंड पे आप जाके देख सकते हैं। फर्दर बाकी चीज़ें हैं कि पैकेट साइज़ आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर आप टाइम जो है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, वो फर्दर चीज़ें। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही कि आप इसको कंटिन्यूस पिंग लगाना है तो वो कैसे लगाना है, और ये पीछे प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ कर रहा होता है, आईसीएमपी। उसकी कोई पोर्ट नहीं होती बेसिकली, आप ये नहीं है कि वो पोर्ट है इसकी, ये आपने कहीं जाकर मैं सर्वर पे देखना भी चाहूँ कि मेरे पास ये क्या आ रहा है, तो टीसीपी डंप के अंदर मैं जाके आईसीएमपी को ग्रैब करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा यार ये आ रहा है मेरे पास, इस सोर्स से बेसिकली मुझे को पिंग करने की कोशिश कर रहा है। लेट मी चेक कि कितना टाइम है मेरे पास।
ओके, इसमें हम इतना ही, बाकी फर्दर हम देखते हैं कि हम किस तरह से जो है ना वो ट्रेस कर सकते हैं नेट और पोर्ट फॉरवर्डिंग और टेलनेट। ये हम नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर देखेंगे।